नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में। आज आप पॉलिटिक्स की श्रृंखला को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। राज्य के नीति निर्देशकता, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कोई भी एग्जाम हो, इसमें क्योंकि बहुत ढेर सारे अनुच्छेद या आर्टिकल मिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन आज इसको 2 से 3 बार इसी वीडियो में रिवाइज होगा। और आपको दिखा दूँ, पहले आपको ये हैंड रिटन में मिलने वाला है, उसके बाद आपको जो है कंप्यूटराइज नोट्स, और उसके बाद ढेर सारे एमसीक्यू मिलने वाले हैं। ये मैं पहला आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा एमसीक्यू किस तरह। फिर देखिए वन लाइनर कंप्यूटर्स नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं। और उसके बाद हम ढेर सारे एमसीक्यू करेंगे। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए एमसीक्यू को भी शामिल किया गया। देखिए इसमें लगभग 46 एमसीक्यू शामिल किए गए हैं। देखिए कितने 46 एमसीक्यू हैं, जो देखिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। अभी देखिए थोड़ा सा इसको ब्रीफ में करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव करेंगे। शुरुआत को देख के आप भागिएगा नहीं कि हाँ कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अभी आगे चल के जो आप कंप्यूटराइज नोट मिले, उसमें बहुत समराइज वे में, बहुत अच्छे वे में दिया हुआ है। तो चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व केंद्र या राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश है। किसके लिए है, ये आपको याद रखना है। ये केंद्र या राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश हैं, और इसमें समाज में न्याय स्थापित करने के लिए इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन इसको ज़बरदस्ती लागू नहीं करा जा सकता, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। अभी और भी चीज़ें इसमें चर्चा करें, लेकिन पहले एक बार अनुच्छेद समराइज वे में देखेंगे, फिर दोबारा अनुच्छेद को भी 3 बार रिवाइज करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें टफ सबसे ज़्यादा अनुच्छेद को याद करना, क्योंकि ढेर सारे देखिए कितना 36 से लेके 51 तक अनुच्छेद है इसमें। तो इनकी भी चर्चा एक एक करके मैं करने जा रहा हूँ। पहले में देखिए, जैसे आप मौलिक अधिकार में पढ़ रहा है, तो मौलिक अधिकार जब पढ़े थे वहाँ पर भी पहले अनुच्छेद यानी 12वें अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा थी। वैसे क्या है, राज्य की परिभाषा यहाँ 36 के अनुच्छेद में है। और वैसे बात करते इस 37 में इसके अंतर्गत तत्वों का, अंतर्विष्ट तत्वों के इनकी इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व हैं, उसके अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना कैसे लागू होगा, इसके बारे में चर्चा। लेकिन ये सब जल्दी नहीं पूछा जाता। अब यहाँ आपका इंपॉर्टेंट हो जाता 38 से, राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। यानी लोक कल्याण यानी लोगों कल्याण के लिए जो है सरकार रूल्स बनाएगी और सामाजिक व्यवस्था करेगी। ये बात किसमें, 38 में। 38 कल्याण और अड़ा देखिए, और 38 में भी अड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको दोनों मिलेगा। कल्याण और 38 दोनों में कुछ ना कुछ कोरिलेट जरूर कर लिया करें। 38 और कल्याण, अड़ और कल्याण में भी अड़ा होता है। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियाँ, राग को कुछ नीतियों को जो अनुसरण, अभी इसको सब डिस्क्रिप्टिव एक बार आप शॉर्ट में देखिए, फिर आपको मिलने वाला है सब। 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता है। यानी कुछ लोग जो विधि यानी कि कानून पर पैसे नहीं खर्च करते कानून लड़ने के लिए, कानूनी कार्रवाई के लिए, उनका वहन जो है सरकार यानी कि वकील उनको सरकार प्रोवाइड करेगी। और 40 गाँव के 40 चोरों की कहानी सुना होगा, तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात जो है आप बताओगे 40 में। और वहीं 41 में कुछ दशाओं में काम और शिक्षा तथा लोक सहायता के लिए जो है बात की गई है, पाने का अधिकार है। और उसमें 42 में क्या है, काम की न्याय और संगत कैसी हो, ऐसा कार्य सरकार दिलाए जिसमें न्याय संगत तथा मानव उचित दशाओं के लिए तथा प्रसूति सहायता का उपबंध की इसमें किया गया है। तो आप बताओगे प्रसूति सहायता 42 में किया गया है। अब 43 में कर्मकारों के लिए यानी निर्वाह मजदूरी देगा। यानी कि कर्म कोई मजदूर हैं और वो उनको काम नहीं मिल रहा है। देखिए आपको भत्ता योजना चला था, बेरोजगारी भत्ता, वो इसके तहत 43 के तहत ही दे रही थी सरकार। अब बात करते 43 के का के उद्योगों के प्रबंध के कर्मकारों की भाग लेना। यानी इसमें क्या है, उद्योग में प्रबंधन में यानी कि नियम कानून जब बन रहा है, उसमें क्या है, जो मजदूरों को भी भागीदारी, उनके काम करने वाले लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो 43 के खा में सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। सहकारी समिति आपने देखा होगा, सहकारी समितियों का क्या है, प्रोत्साहन देगा। 46 के तहत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। देखिए 4 यहाँ पर है समान समान, तो समान नागरिक संहिता किसके तहत आप बताओगे, 44 के तहत। 4-5 यानी 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन किया गया। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किसमें आप बताओगे, 45 में। और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा जो है मौलिक अधिकार है, आप बता दो। अब बात करते हैं 46 में, सभी अनुच्छेद को फिर से भी रिवाइज करेंगे। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के वृद्धि की बात की गई है 46 में। यानी कि अनुसूचित यानी SC ST और दुर्बल वर्ग यानी कमजोर वर्गों के साथ संबंधी जो
उनकी हित के बारे में सरकार बात करेगी, उनके लिए नियम नियम कानून बनाएगी। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक व्यवस्था को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। पोषाहार यानी कि पौष्टिक आहार दिलाया जाएगा यानी कि लोगों को, ये बात 47 में। आप देखिए पशु 48 में क्या कहा गया है, पशुपालन, कृषि और पशुपालन की बात की गई है। कृषि पशुपालन है कि समझ लीजिए कि गाय क्या है 48 लीटर दूध देती है। कृषि जहाँ पशुपालन होगा उसके साथ कृषि लगा होगा, 48 कुछ ना कुछ करके रिलेट करते हैं। हम कहते हैं कि गाय क्या पशु हो और वो क्या कर देती है 48 लीटर दूध देती है, और उसका गोबर को हम कृषि के रूप में यूज करते हैं, ऐसे करके याद कर लीजिए। 48 के काम में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा एवं गौहत्या पर निषेध की बात किसमें की गई। आप देखिए योगी जी गौहत्या पर निषेध की करने की बात कर रहे हैं, तो आप बताओगे 48 के काम में ही गौहत्या पर रोक लगाया गया है। राष्ट्रीय महत्व एवं स्मारकों राहत और महत्व के इसका स्मारकों स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात देखिए। सरकार पुराने स्थलों को अपने कब्जे में लेकर उसका पुनरुद्धार कर रही है, तो ये सब 49 के तहत ही कर रही है। अब बात इंपॉर्टेंट 50 वाला क्वेश्चन तो बहुत आ रहा है, लेकिन आपको बहुत आसानी से न्यायपालिका और कार्यपालिका, आप देखिए इनको बीच बीच में डिवाइड कर दिया, यानी कि कार्यपालिका अलग होगी और न्यायपालिका अलग होगी, यानी 100 को बीच बीच में डिवाइड किया जाए 50-50 हो जाएगा, दो लोगों में भी बंटवारा किया कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो 100 में क्या 50-50, तो याद कर लीजिए 50 आंसर। अब बात होती है किसके, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि कितने 51 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि की बात की 51 में की गई है। मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद कितना 51A में बात किया गया है। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति किसके सिफारिश पर, आप बताओ, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की चर्चा इसी में हो रही है। अब बात करते हैं कि सिफारिशों के आधार पर जोड़े गए थे, जिनके तहत एक नया भाग 4 का और भारतीय संविधान के 51 का, यानी कि 51 का अनुच्छेद किससे, तो बताओगे मौलिक कर्तव्य से संबंधित। पर जब जोड़ा गया तो उस समय कितने थे, तो 10 थे, लेकिन आज वर्तमान में कितने 11 मूल कर्तव्य हैं। अब बात करते हैं मूल कर्तव्यों से 10 मूल कर्तव्य जो है जोड़े गए थे, कहा जाए कि मूल रूप से 10 मूल कर्तव्य। 11वां मूल कर्तव्य कौन था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। कब, आप बताओगे 86वां, इसमें क्या कहा गया है, बच्चों की शिक्षा के लिए उनके पिताजी जो है पेरेंट्स क्या नाम होंगे। जो 11वां जोड़ा गया उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बाद बच्चों के लिए जो है शिक्षा दिलवाना जो है उनके माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा। लेकिन ये नागरिकों के लिए, इसको मैं आपको दिखा भले देता हूँ, लेकिन इसकी चर्चा मैं अन्य वीडियो में, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, बहुत विधिवत तरीके से, हैंड रिटन नोट्स के द्वारा भी और उसके बाद कंप्यूटराइज नोट्स के द्वारा भी। तो अब इसके बाद हम सब कहाँ चलते हैं, तो अब जो है इसके और डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे, फिर से उसी चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे वे में इसको देखेंगे, बने रहें आप हमारे साथ। देखिए कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक होते हैं ना, डीपीएसपी जिसे कहते हो, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करने जा रहा हूँ। कब 36 से 51 में बात की गई, किस भाग में, तो आप बताओगे भाग 4 में। देखिए कितने क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन लाइन में 2 क्वेश्चन बन गए। नीति निर्देशक तत्व में क्या है, किसके कर्तव्य हैं, आप बताओ राज्य के कर्तव्य हैं। जबकि आप बताओगे जो भी मूल कर्तव्य किसके हैं, तो मूल कर्तव्य नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात हो, भी नेक्स्ट चैप्टर था, अभी मैंने दिखाया भी था। नीति निर्देशक तत्व की विचारधारा कहाँ से, आप बताओगे आयरलैंड से ली गई थी। कहाँ बताएंगे आप, बताएंगे आयरलैंड से ली गई थी। वही नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं, मतलब क्या है, आप इसको जबरदस्ती कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से लागू नहीं करवा, जैसे जब सरकार सक्षम होगी तभी इसको लागू करेगी। इस देखिए कहा भी गया न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार को जो न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। नेक्स्ट है लोक कल्याण राज्य हित विचारधारा जो है किसमें, नीति निर्देशक तत्व में जो है दिखाई पड़ती है। वही केटी शाह के अनुसार यह ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार दिया जाएगा, किसके, बैंक की सुविधा के अनुसार दिया गया। ये बात किसने, केटी शाह ने कहा था। अब बात करते हैं अंबेडकर साहब जी की बात की। अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व के संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। संविधान की अनोखी विशेषता के बारे में किसने बात किया था, नीति निर्देशक तत्व को किस कहा था, अब बताओ, अम्बेडकर साहब ने कहा था। अब एक एक की फिर से जो है हम देख लेते हैं।
राज्य की परिभाषा की क्या थी? राज्य का अर्थ कानून बनाने वाली संस्था, जितनी भी कानून बनाने वाली संस्थाएं होती वो सभी किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत आती। जैसे संसद भी कानून बनाती है, केंद्र सरकार भी बनाती है, राज्य विधान मंडल भी बनाती है और राज्य सरकारें भी बनाती है। अब बता दो, जितने देश की यूनिवर्सिटियां हैं वो भी अपने कानून बनाती है, तो वो भी क्या हो जाए? राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया, मतलब किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था के मौलिक प्रकृति के होंगे। कैसे कहा गया? इसमें निहित सिद्धांत जो है व्यवस्था मौलिक प्रतीक यानी कि मूल अधिकार के प्रकृति के ही होंगे लगभग। अब बात करते हैं राज्य लोक कल्याण। देखिए कल्याण और 38 अण और आ दोनों में दिखाई दे रहा, तो आप ऐसे करके याद करके रख सकते हैं। राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, इसका ये मतलब है। अब बता रहे हैं 39 में सामान्य कार्य के लिए क्या? समान वेतन की बात हो। 39 में क्या गया है? समान कार्य, चाहे महिला पुरुष हो, सबके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। राज्य देखिए कहा गया वेतन की व्यवस्था लागू करेगा। और 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। वहीं ग्राम पंचायत के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का छेप कहाँ दिखाई पड़ता है? तो आप बताओगे। अनुच्छेद 40 में दिखाई, अर्थात शासन को कई स्तर पर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए, ये बात कहा गया है इसमें। 41 में कहा गया कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का जो अधिकार है, जिससे वृद्धावस्था में बेगारी मतलब बेरोजगारी में, अंगहीनता यानी कि आप देखते हो कि विकलांगों को जो है छड़ी बांटा जाना, उसके बाद में जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर बांटा जाना, ये सब क्या है? और जैसे पैर जो कृत्रिम पैर लगवाए जाते हैं, ये सब किसके तहत? तो बताओ 41 के तहत ही किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम जो है वृद्धा पेंशन योजना जो है 41 के तहत ही दिया जाता है। कई भत्ताएँ देखी भी हैं। बेरोजगारी भत्ता भी सुना, वृद्धा पेंशन योजना, ये सब 41 के तहत ही दिए जाते हैं। काम की न्याय संगत मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता। देखिए प्रसूति सहायता सरकार देती नहीं कि बच्चा जब पैदा होता है माँ को कितने 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये सब किसके तहत? 42 के तहत ही दिए जाते हैं प्रसूति सहायता। महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाएगा, मतलब ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके उचित हो। गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश यानी मातृत्व अवकाश भी किसके तहत दिए जाते हैं? अब बताओ 42 के तहत ही दिए जाते हैं। एक एक चीज़ आपको इसमें कंसीडर करते हुए चलना। वीडियो को 2 बार देख लेते हैं प्यार से, तो एक एक चीज़ आपको याद हो जाएगी। 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी यानी कि मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी दिया जाएगा। इतना दिया जाए कि वो अपने निर्वाह कर सकें, ऐसा नहीं कि पता चले अपना घर ही न चला सकें। श्रमिक वर्ग में राज्य में निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए, यानी कि एक निर्धारित मजदूरी करे कि देश में मजदूर को जैसे 300 रुपये 400 पर डे दिया जाए, उससे कम नहीं दिया जा सकता है। जैसे मनरेगा कार्यक्रम कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43 के तहत ही जाते हैं। मनरेगा प्रोग्राम किसके तहत? आप बताओगे 43 यानी मनरेगा कहा जाए किसके तहत शुरू होता? तो अनुच्छेद 43 के तहत ही। अनुच्छेद 44 के तहत जो है समान सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड जो लागू करने की बात किया गया है, एकमात्र गोवा राज्य में ही लागू किया गया है। राज्य एक समान कानून बनाने तथा एक समान लागू करेगा। कानून को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए, मतलब भिन्न किसी और का कानून किस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी रूल सभी व्यक्तियों पर लगे होने चाहिए। गोवा में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर समान सिविल कोड लागू है। अब 45 के तहत कहा गया 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को बाल्यावस्था या शिक्षा की देख रेख व्यवस्था कब करेगा? 66वें संविधान संशोधन 2000 में 2 में इसका जो इसको जोड़ा गया था। किस संविधान? ये 66वां संविधान संशोधन और किस 45 में जोड़ा गया है, ये चीज़ें आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यक्रम। अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाए जाते हैं। आंगनवाड़ी आपने देखा है कि 6 से 14 वर्ष के तहत आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। राज्य अनुसूचित जनजातियों दुर्बल वर्गों तत्व के अर्थ में शिक्षा संबंधित हितों का बढ़ावा देगा। किसमें कहा गया? बताओगे 46 में। किसमें? SC ST तथा दुर्बल वर्ग के शिक्षा के बारे में बात किसमें की गई? तो बताओ 46 में। आप देख रहे हैं कि स्कूलों में जो है कुछ आरक्षण SC ST तथा दुर्बल वर्गों को दिया जाता, तो इसके तहत ही दिया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए कहा भी आगे इसमें राज्य अनुसूचित जातियों जनजातियों दुर्बल वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कमी जैसे
कार्यक्रम चला रही है। आप देखो कि 80 के लोग, यदि तुम 700 भरते, जैसे जनरल वाले 700 होते, तो 80 वालों के लिए 400 या 300 ही होते हैं, और एसटी वालों के लिए कहो 100 रुपये होते हैं। ऐसा है, आपने देखा। तो ये चीज़ें हैं कि दुर्बल वो लोगों के लिए शैक्षिक सहायता प्रदान करेगा। अब बात करते हैं पोषाहार स्तर। देखिए 47 में क्या कहा, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, लोक कल्याण हेतु सुधार का प्रयास राज्य करेगा। अब इसका मतलब कि एक एक करके जान लीजिए कि 47 में क्या, जैसे अल्कोहलिक पदार्थों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जब हम औषधि को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं तो ऐसा करना जीवन स्तर को पोषाहार स्तर या स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, जो प्रतिबंध लगना चाहिए। दारू पर प्रतिबंध किसके तहत लगाया जा सकता है, तो बताओगे किसके तहत, आप बताओगे 47 के तहत जो दारू शराब पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी अनुच्छेद के आधार पर बिहार में जो दारू बंद किया गया है। अब 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में चर्चा की गई 48 में। अब बात करते हैं राज्य कृषि के विकास के लिए ऋण यानी कर्जा, सिंचाई, उन्नतशील बीजों की व्यवस्था, पशुपालन के लिए विकास के लिए अच्छे नस्लों के पशुओं का वध पर प्रतिबंध लगाएगा। आप देते बस पर वध पर प्रतिबंध किसके आप अंतर्गत आप बताओगे, 48 के तहत ही लगाया जाता है, कृषि और पशुपालन। अब प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अब बात करते हैं 48 के काम में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन जीवों की सुरक्षा के बात कितने की गई, 48 के काम में किया गया। राज्य वनों को नष्ट होने से बचाएगा, वृक्षारोपण कार्यक्रम देखिए हर साल जुलाई में चलाया जाता है, ये सब इसी के तहत 48 के तहत ही है। वन जीवों की सुरक्षा के लिए राज्य अभ्यारण्यों की व्यवस्था करेगा। 49 राष्ट्रीय स्तर पर स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण जो है किसके तहत, आप बताओगे 49 के तहत जो है। देखिए स्मारक बने होते हैं, जो पुराने स्थल उनको सुंदरीकरण किया जाता है, या 49 के तहत ही किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर स्मारक, लाल किला, ताजमहल के जैसे स्थान, जैसे आपने देखा लाल किला और ताजमहल, इन सबको संरक्षण सरकार दे रही है, तो ये इसी के तहत दे रही है 49 के तहत। खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का राज्य नष्ट होने से बचाएगा, ये बात जो है 49 में कहा गया है। देखिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथककरण करेगा। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में क्या वृद्धि करेगा, ये बात किसमें 51 में। देखिए भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय विदेश नीति गुट निरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये 51 में कहा गया, और ना किसी विदेशी का इस पर हस्तक्षेप करने देगा। अब हम जो है क्या देखेंगे, आप बताओगे, एमसीक्यू देखेंगे, विस्तृत आपको इसमें सब कुछ मिला है। अब देखिए एमसीक्यू आप देखने वाले हैं, और एमसीक्यू ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही हैं। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, कौन नीति निर्देशक तत्वों को जो है लागू करता है, तो इसका उत्तर पहला ऑप्शन सरकार द्वारा, स्वतंत्र न्यायपालिका द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या सशक्त विपक्ष द्वारा। तो सरकार के पास उपलब्ध होंगे संसाधन, इसको जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता, इसकी चर्चा की गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मूल अधिकार और राज्य निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। अभी बात हो चुकी थी, आपने मूल अधिकार वाला वीडियो नहीं देखा हो, चैनल पे विजिट करके जरूर देखें। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग हैं। वाद्य योग मतलब इसको कोर्ट से लागू कराया जा सकता है, जबकि मूल अधिकार नहीं, तो ये जस्ट अपोजिट है। मूल अधिकार वाद्य योग है, सही है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यही वाद्य योग मतलब इसको कोर्ट के द्वारा लागू कराया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कराया जा सकता, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे, बी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल वह दोनों वाद्य योग बिल्कुल नहीं, एक दूसरे का पूरक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, एक दूसरे के मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, ये चीज सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया, क्या नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये पहले से उल्लिखित था, और सभी उद्योग में श्रमिकों की भागीदारी ये जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। शोषण से युवाओं व बच्चों को सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया है। अब बात करें सभी नागरिक समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, तीनों जोड़ेगी, लेकिन समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व में पहले से ही उपलब्ध थे
44वें अनुच्छेद में। शराबबंदी संविधान की किस धारा में उल्लिखित है? 47 में, दी के पास 37 में, 50 में, 48 में। शराबबंदी आपको बता दूं किस में है, तो इसका उत्तर शराबबंदी 7 से शराब और 7 से 37 आप याद कर सकते हो। 37 शराब, 37 शराब हमारे साथ बोलिएगा 2-3 बार। 37 में शराब को प्रतिबंध के बारे में बात किया गया है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? लोक कल्याण की संकल्पना किसमें किया गया है? समय तीसरी अनुसूची में, नीति निषेध तत्व में, प्रस्तावना में, या दूसरी अनुसूची में? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या कहा गया? लोक कल्याण की बात की गई है किसमें? राज्य के नीति निषेध तत्व और भाग 4 में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों बने रहो, बहुत मजा आएगा आपको आगे। अब ऐसे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है? तो आप बताइए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य को नीति निषेध तत्वों का मूल अधिकारों की वरीयता दी गई है? यानी कि दोनों को टकराते तो मूल अधिकार ही सर्वोपरि माने जाएंगे। तो इसका उत्तर आप बताएंगे 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है, यदि मूल अधिकार तथा नीति निषेध तत्व दोनों में टकराव होता है, कहीं ना कहीं समानता आती है या समानता हो, तो मूल अधिकार को ही प्रेफरेंस दिए जाए, क्योंकि मूल अधिकार क्या होते हैं? वाद योग होते हैं, जबकि नीति निषेध तत्व वाद योग नहीं होते। इसके तहत जो सरकार के खिलाफ जो है याचिका दायर नहीं की जा सकती, सरकार लागू नहीं करे तो जबरदस्ती जाओ करनी लागू ही करे। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी, देखो कल्याण और आड़ा 38, तो 38 में जो कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था की गई 38 में चलते हैं। समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किसमें है आप क्या बताओगे? 39A में है, ये बाद में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखें, राज्य के नीति निषेध तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों को हनन हो सकता है? क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हनन हो सकता है। नीति निषेध तत्वों को कार्यान्वित करने पर कुछ का हनन हो सकता है, पूरे का नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है? पृथककरण का प्रावधान किसमें किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बता दूं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का कहा गया न्यायपालिका और पृथककरण की बात किसमें की गई? तो किस अनुच्छेद में? तो 50वें अनुच्छेद में किया गया है पृथककरण, यानी न्यायपालिका तथा कार्यपालिका अलग होंगे, ये बात 50 में कहा गया था। अब बात नेक्स्ट करते हैं, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निषेध तत्वों को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आया है? कार्य करने का अधिकार, यानी काम पाने का अधिकार या काम करने का अधिकार किसमें शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 41 में कहा गया है। काम करने का अधिकार किसमें बात किया गया? कि अनुच्छेद 41 में, या काम पाने का अधिकार। चलते हैं, कौन सा राज्य नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं? कौन सा नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो पहला है समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार, मद निषेध, काम का अधिकार। नीति निषेध इसमें कौन सा? सूचना का अर्थ यानी RTI जो है इसमें कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। इसका नीति निषेध सिद्धांतों में कहीं पर भी उल्लिखित नहीं है। भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों को संगठित, हमने गांव के 40 चोर की कहानी सुना था, तो 40 चोर आपने कि 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख 40 में किया गया है। अब बात करते हैं किस अनुच्छेद में न्यायपालिका कार्यपालिका को पृथककरण की बात की? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो, तो 50वें में 50-50%, यानी कि 100 को 50-50% कर दिया गया, बांट दिया गया। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं 50-50 पृथककरण। राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात किसमें की गई है? तो आप बताओगे 91वें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा निम्न दुर्बल वर्ग को शिक्षा सुरक्षा संबंधित प्रावधान है? तो शिक्षा सुरक्षा संबंधित प्रावधान किसमें है? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे प्यारे साथियों? 46 में जो है दुर्बल वर्गों यानी SC
और एसटी तथा दुर्बल लोगों को जो है शिक्षा संबंधित प्रावधान, शिक्षा संबंधित आरक्षण के प्रावधान किसमें है? तो बताओ 46 में कहा गया है। राजनीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आप बताओगे 3 में 4 में है, जबकि मौलिक अधिकार का संबंध किसके आप बताओगे? मौलिक अधिकार का संबंध किसमें है? 3 में है। नागरिकता का संबंध 2 में है। अब नेक्स्ट हमारा जो है 5वां अनुभाग होगा, उसकी चर्चा मैं करूंगा नेक्स्ट। और आपको बता दूं 4 के काम में ही क्या है? मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है और 51 के का इसकी भी चर्चा इस वीडियो में हो चुकी है और वैसे डिस्क्रिप्टिव मैं उसको करवाऊंगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसमें है? तो आप बताओगे 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व, जबकि मौलिक अधिकार किसमें है? तो 12 से लेकर 35 तक का मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, 12 से 35 तक का। और वही बताएं नागरिकता का उल्लेख किसमें है? नागरिकता तक तो आप बताओगे 5 से लेकर क्या 11 तक के हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं संविधान का वह कौन सा भाग जिसमें संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों के प्रतिबिंबित करता है? मस्तिष्क तथा उद्देश्यों को तो आप बताओगे राजनीतिक तत्वों में जो है मस्तिष्क तथा उनके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। राजनीतिक तत्व में क्या शामिल जो मूल अधिकार में नहीं है? क्या? तो आप क्या बताएंगे? कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन की बात जो है मूल अधिकार में नहीं किया गया है और सभी चर्चा की गई है। अब बात करते हैं किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। क्यों समाजवादी माना जाता है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के प्रोत्साहन के लिए, आय असमानताओं को कम करने के लिए, ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए, गोवध प्रथम। तो आपको समाजवादी क्यों माना जाता है? क्योंकि ग्राम पंचायतों का गठन यानी विकेंद्रीकरण की शुरुआत करने की बात इसमें की गई है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित? कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो आर्थिक है कि सामाजिक है कि प्रशासनिक है? उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको बता दूं उपरोक्त तीनों प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, प्रशासनिक, तीनों तरह की बात की गई है। निम्नलिखित में से सिद्धांतों में वह सिद्धांत कौन सा जिसमें गांधीवाद का सिद्धांत कहा? किसे गांधीवाद का सिद्धांत कहा गया है? पहला है स्वशासन के प्रभावी एकल रूप ग्राम पंचायत का स्वगठन। तो पहले ही आप समझ गए कि ग्राम पंचायत के गठन की बात किसने? महात्मा गांधी जी ने ही किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निर्देशक सिद्धांत का महत्व किसके लिए है? तो आप बताओगे ये राज्य के लिए है। और वैसे मूल अधिकार किसके लिए है? तो बताओ ये जो है लोगों के लिए है, जनता के लिए है। भारत में किस राज्य की समान नागरिक संहिता लागू है? तो बताओ गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है। प्यारे साथियों बने रहें, लगभग 20 क्वेश्चन और बचे हैं, आपको जल्द ही जो है सेशन खत्म होगा, बस बने रहें। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? पहला, धर्मनिरपेक्ष राज्य के कारण, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण के रोकने के लिए, सरकार को विकास की आवश्यकता प्रदान के लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं प्यारे साथियों, ऑप्शन डी करेक्ट। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जो है नीति निर्देशक सिद्धांत के जो है मुख्य कारण क्या था? क्यों बनाया गया इसको? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए ही इसको जो है बनाया गया है। मूलभूत सिद्धांत यानी कि मौलिक अधिकार कौन से हैं जो भाग में राज्य के लोक कल्याणकारी संकल्पना की बात की गई? किसमें? मूलभूत संविधान में। तो ये मूल अधिकार नहीं, मूलभूत संविधान में कल्याणकारी राज्य की बात आप बताओ नीति निर्देशक सिद्धांतों में बात किया गया, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने की संकेत देता है? आर्थिक न्याय की बात कहाँ की गई है? तो डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही बात किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और जिन भाई बहनों ने मौलिक अधिकार वाला वीडियो नहीं देखा चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त श्रृंखला है वो। कौन सा राज्य नीति निर्देशक निर्देश को सिद्धांत नहीं है? कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताओ। निजी संपत्ति की समाप्ति जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांत का पार्ट नहीं है, ये खुद ही लगा सकते हो, थोड़ा सा बुद्धि लगाते। देखिए CHSL 2016 में पूछा गया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरणा देता है? कौन सा? तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व जो है क्या करता है? समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की चर्चा करता है। अब देखिए नेक्स्ट है
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत राज्य के नीति निषेध तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया? नीति निषेध तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया तो तो बताओगे 76वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1976। कैसे याद करोगे? 4 और 2 क्या है? 6 है। नहीं तो 44वां संविधान संशोधन देखिए यहाँ पर लिखा 78, तो आप गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको 74वां 78 है और 42वां 76। लेकिन ये मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताएगा तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे साथियों, निम्नलिखित किसके नीति निर्देशित सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर दिनांकित चेक किसे कहा? तो बताओगे केटी शाह ने कहा था। ये एक ऐसा चेक है जब बैंक चाहेगा तभी इसको जो है बजा सकते हो। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निश्चित सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? नीति निश्चित सिद्धांत क्यों? तो ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए किया गया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करने? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो लागू किया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है। कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक मनोभाव को विकास करना जो है नीति निर्देशक सिद्धांत। आप कहीं पर भी आपने नहीं पढ़ा। 36 से लेकर 51 के बीच संविधान को कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया गया है किसमें? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही दिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो आप बताओगे विवाद योग्य नहीं है, यानी कि इनको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ पर बताया जाता है? तो आप बताओगे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए में क्या? संविधान की प्रस्तावना में भी और उसके बाद में नीति निर्देशक तत्वों में, दोनों जगह कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। प्रस्तावना की भी वीडियो पढ़ चुके हैं, तो उसको भी चैनल को विजिट करके आप जरूर देखें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या परिवर्तनीय या वाद योग्य है, इनको लागू कराया जा सकता है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। निर्देश आधार किसमें वर्णित है? तो आप क्या बताएंगे उसका उत्तर? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है कल्याणकारी राज्य की बात। देखिए कितनी बार आ चुका है कल्याणकारी राज्य किसमें है? तो बताओगे मौलिक कर्तव्यों में, मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही उल्लिखित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना किसमें बात? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात किसमें, प्रोत्साहन देने की बात किसकी में की गई है? तो बताओगे सी में कहा गया है। और आपको बताओ किस अनुच्छेद के 91वें अनुच्छेद में किसकी बात की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रोत्साहन की बात की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन की किस में कहा गया? तो बताओगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही कहा गया है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किसमें की गई है? एक समान सिविल संहिता। देखिए 4 समान है ना, 4 समान दिख रहे हैं, तो आपको 4 आप आसानी से लगा सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व को ग्रहण किए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ग्रहण किए गए हैं, तो आप बताओगे आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। प्यारे साथियों ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नए सेशन में। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।